नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीबीसी के 100 से अधिक पत्रकारों ने अपने ही संस्थान के खिलाफ पत्र लिखा है, आवाज उठाई है कि उनके संस्थान ने इस्राइल के प्रति अनुकूल कवरेज दी है। इनकी मांग है कि बीबीसी गजा के मामले में निष्पक्ष और सटीक कवरेज करे। गजा के खिलाफ इस्राइल की बमबारी को लेकर बीबीसी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक की सघन आलोचना हो रही है, लेकिन यह भी नोट करने वाली बात है कि उसी बीबीसी में से 100 से अधिक पत्रकार हैं जो इस बात को लेकर अपने संस्थान को पत्र लिख देते हैं कि कवरेज में बेईमानी हो रही है। भारत में दूरदर्शन भी जनता के पैसे से चलता है, जैसे बीबीसी ब्रिटिश जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। भारत में भी प्रसार भारती एक्ट है ताकि इसकी स्वायत्तता बनी रहे। न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे की रिपोर्ट बताती है कि दूरदर्शन के प्राइम टाइम में जनता से जुड़े मुद्दों की कम चर्चा होती है। एक तरह से जनता के पैसे से चलने वाला दूरदर्शन जनता के खिलाफ ही काम कर रहा है। न्यूज लॉन्ड्री ने प्राइम टाइम के जिन 42 एपिसोड का विश्लेषण किया है, उनमें से केवल 2 में ही जनहित की बात की गई है। 42 एपिसोड में से 60% कार्यक्रम विपक्ष विरोधी बताए गए, 28% से अधिक कार्यक्रम में गलत जानकारी पाई गई और कई कार्यक्रम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रसार कर रहे थे। जैसे एक कार्यक्रम का शीर्षक था हिंदुओं पर प्रहार, विपक्ष का व्यवहार, देश भूलेगा नहीं। क्या इस तरह की भाषा दूरदर्शन की होनी चाहिए? क्या यह संभव है कि भारत में दूरदर्शन या प्रसार भारती में काम करने वाले पत्रकार सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिख दें कि हमारे कार्यक्रमों में तटस्थता नहीं बरती जा रही है? एक ही राजनीतिक पक्ष का एजेंडा यहां चल रहा है। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि हमें यह समझने में कम कठिनाई हो कि बीबीसी में 100 से अधिक पत्रकारों ने यह काम कैसे कर लिया कि अपने संस्थान को ही पत्र लिख दिया। इससे बीबीसी के कवरेज में कोई बदलाव आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी या उम्मीद नहीं है, क्योंकि अप्रैल महीने में भी बीबीसी में काम करने वाले 8 पत्रकारों ने अल जजीरा को 2300 शब्दों का लंबा पत्र लिख दिया कि बीबीसी इस्राइल फिलिस्तीन संघर्ष को सटीकता और तटस्थता के साथ कवरेज नहीं कर रहा। तब पत्रकारों ने अपना नाम जाहिर नहीं किया था और यह भी कहा था अपने संस्थान को पत्र भेजने का उनका कोई इरादा नहीं। नरसंहार से जुड़े शब्द केवल हमास के साथ लगाए जाते हैं। इस्राइल की कार्रवाई के लिए अलग से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि बीबीसी के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। दुनिया भर के कई मीडिया संस्थानों में इस्राइल और फिलिस्तीन के कवरेज को लेकर बाहर और भीतर से खूब सवाल उठे। इसके बाद भी किसी संस्थान की रिपोर्टिंग या कवरेज में बदलाव आया हो, इसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। आपको दिखे तो जरूर बताइए, अगली किसी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी, सीईओ डेबरा टर्नेस को पत्र लिखा गया है। कुल 230 लोगों के दस्तखत हैं, जिसमें 100 से अधिक पत्रकार बीबीसी में ही काम करते हैं। पत्र लिखने वालों में इतिहासकार हैं, अभिनेता हैं और राजनेता भी। इस पत्र में लिखा है कि इस्राइल को जिम्मेदार ठहराने के मामले में बीबीसी ने पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं किया। अपर्याप्त कवरेज के नतीजे गंभीर होते हैं। जब भी किसी टीवी रिपोर्ट, लेख या रेडियो इंटरव्यू में इस्राइल के दावों को मजबूती से चुनौती नहीं दी जाती है, तब ऐसा कवरेज फिलिस्तीनियों के साथ ही व्यवस्थित रूप से अमानवीय बर्ताव का प्रतीक बन जाता है। बीबीसी को संपादकीय स्तर पर अपना दायित्व निभाना चाहिए। पाठकों को यह बताना चाहिए कि इस्राइल विदेशी पत्रकारों को गजा जाने की अनुमति नहीं देता है। अपने कवरेज में बीबीसी पाठकों को साफ साफ बताए कि कब उसके पास इस्राइल के दावों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। हेडलाइन में साफ साफ लिखे कि कब इस्राइल ने हमला किया। अक्टूबर 2023 से पहले के तमाम ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में लोगों को बताए और सभी साक्षात्कारों में इस्राएली सरकार और सैन्य प्रतिनिधियों को मजबूती से चुनौती दे। इस बात की काफी आलोचना होती है कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले की घटनाओं को गायब कर दिया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ लापता हैं और सब कुछ 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में किया जाने वाला जायज बताया जाता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी दौर में मीडिया के भीतर क्या हो रहा है इतना तो नोट कर ही सकते हैं। हमने अमेरिकी इतिहासकार एस.एल. रैड के बारे में आपको पहले के वीडियो में बताया है। वॉशिंगटन स्थित नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिल की रिसर्च निदेशक हैं।
वे हर दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, रॉयटर्स की हेडलाइन को लाल रंग की स्याही से बदल देती हैं। बताती हैं कि हेडलाइन में किस तरह से इसराइल की क्रूरता को गायब कर दिया गया है। क्या भारत में आपने किसी प्रोफेसर को ऐसा करते सुना है? ठीक है कि दुनिया भर में मीडिया सत्ता का हथियार बन गया है, लेकिन कुछ प्रोफेसर और कुछ नागरिक निहत्थे होते हुए भी इन हरकतों का पर्दाफाश कर देते हैं। अपने पाठकों को बता रहे हैं कि जब यह अखबार इसराइल को लेकर खबर लिखे तो इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। एक वेबसाइट है नोवारा मीडिया, इसकी साइट पर ऐसे कई लेख मिले कि गार्डियन जैसा अखबार भी इसराइल के खिलाफ खबरें छापने से कैसे कतरा रहा है। इस बीच इसराइल का एक अखबार है हारेट्ज। इस अखबार के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं, लेकिन इसके पन्नों पर इसराइल की नीतियों की आलोचना खूब नजर आती है, जिसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। 29 अक्टूबर को हारेट्ज ने अपने संपादकीय में लिखा कि अगर यह आपको नरसंहार जैसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो नरसंहार ही है। हम एक पुरानी वीडियो में हारेट्ज के बारे में और गिडियन लेवी के बारे में बता चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अखबार ने लिखा है कि 3.5 हफ्ते से इसराइल उत्तरी गजा पर कहर बरपा रहा है। इसराइल ने तकरीबन पूरी तरह से मानवीय सहायता रोक दी है और लाखों लोगों को भूखा मार रहा है। इस इलाके से आने वाली जानकारी काफी कम है, क्योंकि इसराइल ने युद्ध की शुरुआत से ही पत्रकारों के जाने पर रोक लगा रखी है। अखबार आगे लिखता है कि जो कम जानकारी बाहर आई है उसके आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि इसराइल के हमले से बहुत बड़े पैमाने पर निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है। शहरों और कैंपों की रोजाना बमबारी में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। दूसरा यह कि मेडिकल और सहायता की दूसरी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इस वजह से लाखों लोग भुखमरी के शिकार हैं या होने वाले हैं। हारेट्ज लिखता है कि पहले से विस्थापित लोगों से कहा जाता है कि वो दक्षिण की ओर चले जाएं, ना ही उन्हें यह गारंटी दी जा रही है कि वे वापस आ सकेंगे। इसके बाद अखबार नेतन्याहू की सरकार नेताओं के बयानों के आधार पर कहता है कि साफ है कि इसराइल एक तरह से नरसंहार कर रहा है और इस इलाके को खाली करवाना चाहता है। लिखता है कि नेतन्याहू के कुछ साथी युद्ध के अपराध करना चाहते हैं। संपादकीय यह भी कहता है कि अगर यह नहीं रुका तो लाखों लोग शरणार्थी बन जाएंगे, पूरे के पूरे समुदाय खत्म हो जाएंगे और इस अपराध का नैतिक और कानूनी धब्बा हर इसराइली पर चिपका रहेगा। अब इस बात पर इसराइल के मंत्रियों के बयान आने लग गए कि इस अखबार को कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो एक ऐसा कानून बनाए कि जो भी फिलिस्तीन पर इसराइल के हमले की निंदा करे उसे 10 साल तक की सजा दी जाए। इसके बाद से हारेट्ज ने अपना बयान बदल लिया है। यह खबर हारेट्ज में ही छपी है कि लंदन में हारेट्ज के प्रकाशक ने इस तरह का बयान दे दिया कि इसराइल दूसरा नकबा कर रहा है। 1948 में नकबा हुआ था जब फिलिस्तीन के लाखों लोग विस्थापित हो गए थे। इसके बाद से इसराइल ने जब प्रतिबंध लगाने की धमकी दी तो इस अखबार ने सफाई देनी शुरू कर दी। कितना कुछ हो रहा है। अब मीडिया केवल खबर हासिल करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि मीडिया को समझना ज्यादा बड़ा काम हो गया है कि वह किस तरह से खबर को लिख रहा है और आपके मानस, आपकी सोच को बदल रहा है। हारेट्ज के खिलाफ जिस तरह से इसराइल के मंत्रियों ने हमला बोला है, उससे साफ है कि अल जजीरा की तरह इस अखबार पर भी अब नजर पड़ गई है। हारेट्ज की सफाई को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर नजरिए में खास फर्क नहीं पड़ रहा। जो नेतन्याहू के विरोध में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी एक हद के बाद फिलिस्तीन को लेकर वही राय रखते हैं जो इसराइल की है। ऐसी राय की इसराइल की पूरी कार्रवाई में कोई भूमिका नजर नहीं आती। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी तो खुलकर बोल रहे हैं कि गजा में कोई नरसंहार नहीं हुआ है। उनका कहना है कि रवांडा, हॉलोकॉस्ट या द्वितीय विश्व युद्ध की तरह अभी लाखों लोग नहीं मरे हैं। ऐसी शब्दावली को अदालत तय करती है। अभी हम जैसे नरसंहार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन पुरानी घटनाओं की गंभीरता पर असर पड़ता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज की दुनिया में जो लोग मानवता खोज रहे हैं, वो अपने आसपास से लेकर ग्लोबल लेवल के इस तरह के नेताओं के बयान देख सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कमला हैरिस के लिए मिशिगन गए प्रचार करने। वहां बोला है कि इसराइल मजबूर होकर गजा पर बमबारी कर रहा है क्योंकि वह उसकी पवित्र भूमि है, उस पर उसी का अधिकार है। अरब और मुसलमानों के बीच क्लिंटन ने यह बात यूं ही कह दी। यह तो हालत हो गई है दुनिया और उसके ग्लोबल लीडर की। आप इसे केवल गजा के संदर्भ में ना देखें,
कुछ गिरोह सत्ता को अपनी जेब में रखकर जनता से अब बात करने लगे हैं, धमकाने लगे हैं और इस तरह की उम्मीद करते हैं कि जनता उनके पक्ष में हर हाल में खड़ी नजर आए, चाहे वो हत्या करें, हिंसा करें या संस्थाओं को खत्म कर दें। जनता की औकात हर जगह मिट्टी में मिलाई जा रही है और जनता को पता भी नहीं चल रहा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टर फ्रांचेस्का अल्बनीज ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके साहस की प्रशंसा होने लग गई? क्या इन बयानों का कोई मतलब भी है कि इस्राइल जो कर रहा है वो रुक जाएगा और वो नरसंहार कर रहा है? अल्बनीज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस्राइल को ही अपनी सदस्यता से निकाल दे। क्या संयुक्त राष्ट्र ऐसा कर पाएगा जिसके महासचिव को इस्राइल ने अपनी सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है? फिलिस्तीन में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर फ्रांचेस्का अल्बनीज ने फिलिस्तीन पर नरसंहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारियों पर एक ब्रीफिंग की। अल्बनीज ने कहा कि यदि आप कैंसर के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है कि आपको बुखार है, तो आपके सामने एक बड़ी समस्या है। नरसंहार के शिकार हुए लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अल्बनीज ने खुद को नरसंहार का अनिच्छुक इतिहासकार बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गजा में जो तबाही हो रही है उसे नरसंहार के रूप में देखा जाना चाहिए। आज फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके पीछे की बड़ी साजिश को समझना चाहिए। फिलिस्तीन को सिर्फ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध ही नहीं झेलने पड़ रहे, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही सब निरंतर झेला है। लेकिन आज जो हो रहा है वो अलग है। इन सब बातों का क्या मतलब है? यही कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारी खुलकर इस्राइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उससे इस्राइल पर कोई लगाम नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के बयानों और रिपोर्ट के नाम पर संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता बचा रहा है? लगे कि कमेटी अपना काम कर रही है, कोई सख्त बयान दे रहा है, रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर इस्राइल पर इन बातों का कोई असर तो नहीं पड़ रहा। इस्राइल ने UNRWA को आतंकवादी ही घोषित कर दिया। गजा में इस संस्था के बिना कोई काम नहीं चलता। अब अगर यही काम नहीं करेगी तो वहां क्या होगा, इसे लेकर उन लोगों में चिंता है जो UNRWA के लिए काम करते हैं और गजा में काम करते हुए उनके कई साथियों ने जान दी है। संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों में काम करने वाले ऐसे कई लोग इन बातों को लेकर चिंतित हैं। यह जानना जरूरी है कि रैपोर्टर क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र में रैपोर्टर की एक व्यवस्था है, इसे तटस्थ माना जाता है। इसका काम होता है किसी का पक्ष ना लेते हुए मानवाधिकार के उल्लंघन से लेकर युद्ध या नरसंहार जैसी स्थिति में घटनाओं को दर्ज करे। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की सरकारों को सलाह दे कि क्या करना चाहिए। अक्सर सरकारें इसकी रिपोर्ट से बिदक जाती हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट अपने आप में दस्तावेज तो है ही। जो संस्था कुछ नहीं कर पा रही उसकी ही रिपोर्ट में उन बातों को किस तरह से दर्ज किया जा रहा है। फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल रिपोर्टर हैं फ्रांचेस्का अल्बनीज। इन्होंने कहा है कि युद्ध तो इस्राइल के लिए सिर्फ कोहरा है। उसके कई दशक पहले से उसने फिलिस्तीन के जबरन विस्थापन को और तेज कर दिया है। आज जो हो रहा है वो घातक तकनीक, हथियार और सजा से भय की मुक्ति के कारण कहीं ज्यादा गंभीर है। मानवाधिकार की बात करें तो वास्तव में आप में से किसी के हाथ धुले नहीं। स्वास्थ्य के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर टलालेंग मोफोकैंग ने कहा है कि पिछले साल गजा को नष्ट करने का इस्राएली नेतृत्व का वादा पूरा हो चुका है। गजा पट्टी अब मलबे और मानव अवशेषों की एक बंजर भूमि है। इस्राएल जानबूझकर और सोच समझकर गजा में अकाल थोप रहा है। किसी के भी हाथ धुले हुए नहीं। यह सब ठीक है, लेकिन एक साल बाद इस स्थिति में क्या बदलाव आया? गजा के लोगों का कत्लेआम जारी है। कमला हैरिस ने नया राग छेड़ दिया है कि ईरान अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिकी चुनाव के खत्म होने का इंतजार हो रहा है, लेकिन इन बयानों से यही लग रहा है यहां शांति अभी बहुत दूर है। अमेरिका ने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया है, तो जाहिर है इस्राइल को वह गजा में बमबारी से कैसे रोकेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।